हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आइए शुरू किया जाता है हमारे आज के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू सीरीज गणित को लेकर। अब तक आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कि हिंदी के वीडियोज़ जो कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं हम उनको अपलोड किए हैं। वो भी एक पीवाईक्यू सीरीज ही है, क्योंकि पिछले वर्ष के जितने प्रश्न पत्र आए हैं हर प्रश्न पत्र में 4 अनुच्छेद आते हैं हिंदी के, आप सबको पता है। वे चारों अनुच्छेद हमने 2023, 22, 21 और 20 के 2 अनुच्छेद अब तक कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले हिस्से में हमने सोचा कि हम क्यों ना गणित पर भी नंबर लगाया जाए, तो इसलिए गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, टोटल हमारे पास अब तक का कलेक्शन हम आपको जो कराएंगे पीवाईक्यू सीरीज में, हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज है हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो पीवाईक्यू जो सीरीज है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र आए हुए हैं 2016 से लेकर 2024 तक, इन 9 सालों के पेपर्स, ठीक है, इन 9 साल के पेपर्स होंगे और इसमें से हर साल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 360 क्वेश्चंस हो गए। मैथ के कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 9 सालों में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 180 क्वेश्चंस होंगे। और हिंदी के आपको पता है कि 4 पैराग्राफ आता है, 4 पैराग्राफ आता है, तो 9 सालों में 36 अनुच्छेद। तो हम ये सब आपके पीवाईक्यू सीरीज में आपको प्रोवाइड कराएंगे। 360 क्वेश्चन रीजनिंग कराएंगे जो अलग अलग टॉपिक से होंगे, अलग अलग चैप्टर्स होंगे। तो आपको एक डाइवर्सिटी दिखने को मिलेगी पीवाईक्यू सीरीज में कि उनमें क्या क्या अंतर है, प्रश्नों के बीच में क्या क्या अंतर आ रहा है। और मैथ के भी जो 20 क्वेश्चंस एक साल में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम इस पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो टोटल 180 प्रश्न हो जाएंगे। और ये 180 प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ही सटीक प्रश्न होंगे जो आपको प्रश्न पत्र जब आप क्वेश्चन जब वहाँ पे जाएंगे एग्जाम में तो आपको लगेगा कि नहीं यार हमें ये चीज़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप पीवाईक्यू सीरीज कर चुके हैं। जब पिछले साल के प्रश्न पत्र बाबू आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आप उसको आसानी से, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप जाएंगे पढ़ेंगे भी, जब अपना शुरू करेंगे चैप्टर्स पढ़ना शुरुआत करेंगे कि जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, कई सारे चैप्टर्स हैं, दशमलव है, आपका नंबर सिस्टम्स है, लसा मसा, आयतन और धारिता, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न जब हम पीवाईक्यू सीरीज में हल कर देंगे तो आपके दिमाग में पहले से एक नज़रिया बैठ जाएगा। जो नज़रिया बैठ जाएगा और यही नज़रिया आपको पढ़ने में बहुत ही सहायक होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर है, नीचे है, आप ये समझ पाएंगे। अगर उस चैप्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न ऐसे आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं, तो आप पकड़ लेंगे कि इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यह नज़रिया आपको कहाँ से मिलेगा? पीवाईक्यू सीरीज से मिलता है। जब आप पीवाईक्यू सीरीज कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो ये लाभ रहेगा आपका पीवाईक्यू सीरीज में। तो पीवाईक्यू सीरीज कि यह लाभ रहा बाबू। और इससे ये जरूर करिएगा, आप लोग जितना भी हम प्रश्न पत्र करा रहे हैं इसको जरूर करिएगा। ये आपका सिलेक्शंस में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई में एक अच्छा बिल्डअप देगा ये। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 2023 में आए हुए प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को। ठीक है, इस वीडियो पर JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो होता है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। चूँकि ठीक है ये पहला वीडियो रहेगा, ठीक है, डे 1 कर लीजिए, गणित का डे 1 वीडियो रहेगा। तो यह वीडियो जो पहला वीडियो रहेगा, और इस वीडियो में देखते हैं कुछ 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे इस वीडियो में, 5 प्रश्नों को। फिर अगले वीडियो में अगले 5 प्रश्नों को। इस तरह हम एक वर्ष के प्रश्न पत्र रहेंगे उनको 5-5 प्रश्न करके 4 वीडियो में सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, आपको समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझाना थोड़ा धीमे धीमे गति से हमें समझाना है आपको। आप लोगों का लेवल बहुत ही कम है बाबू, इसलिए हम बहुत तेज़ी से नहीं समझा सकते हैं। तो इसलिए जो कि बेसिक स्तर के बच्चे हैं आप लोग, तो इसलिए हमें धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है? 5555 को लिखा जाता है। 5555 को लिखा जाता है। तो 5555 को लिखा जाता है, देखिए लिखा है, इसमें से कौन सा सही है? आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। शब्दों में लिखा है 5555, और उसे क्या करना है? अंकों में लिख देना है। तो अंकों में लिखना है बस। तो 5555 जब शब्दों में लिख दिया है, अब इसको अंकों में लिखना है। तो आपको पता है कि 1000
फिर 100 दिया है। देखिए लिखने के लिए कैसे लिखते हैं अंकों में, तो पहले हम बना लेते हैं बेसिक लाइन, इकाई, फिर क्या होता है बच्चों दहाई, फिर बच्चों आता है सैकड़ा, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका हज़ार, आता है ना हज़ार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब फुटकर, 1 2 के सिक्के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के सिक्के होते नहीं है, 7 के होते नहीं है, 5 के होते हैं, 2 के होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इकाई को मान लीजिए कि एक, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब एक का सिक्का, अर्थात 2 जो सिक्कों की तरह आप समझ सकते हैं। दहाई का मतलब क्या था? दहाई का मतलब 10 का नोट। किसका नोट? 10 का नोट। दहाई का मतलब 10 का नोट। सैकड़ा का मतलब क्या होता है बाबू? सैकड़ा का मतलब होता है बाबू 100 का नोट। किसका नोट? 100 का नोट। और हज़ार का मतलब क्या होता है? हज़ार का मतलब 1000 की नोट। वैसे 1000 की नोट अब बंद हो चुकी है, फिर भी कोई बात नहीं, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। इकाई का मतलब 1 का या फुटकर, दहाई का मतलब 10 का नोट, सैकड़ा का मतलब 100 का नोट, हज़ार का मतलब 1000 का नोट। तो ये होता है। अब देखिए शब्दों में क्या लिखा है? 5000। तो हज़ार पर क्या कितना है? 5 है। हज़ार के कितने नोट हैं? हज़ार के कितने नोट है बाबू? 5 नोट है। तो हज़ार के कितने नोट हो गए? 5 नोट हो गए हज़ार के। तो हज़ार के कितने नोट हैं? 5 नोट। तो हज़ार के नीचे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा। तो सैकड़ा देखिए, सैकड़ा मतलब 100 के। तो 100 के कितने नोट हैं? तो 100 के भी 5 नोट हैं। तो 100 के नीचे भी हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 100 के भी 5 नोट हैं। अब देखिए 55, क्या लिखा है? 55। तो 55, 55 किसको बोला जाता है? 50, 5, 55, इसी को बोलते हैं ना, 50 + 5 55। तो 50 में कितने 10-10 के नोट होंगे? 5 नोट होंगे कि नहीं होंगे? तो ये 10-10 के कितने नोट आए? 5 नोट आ गए। और 1-1 के कितने सिक्के हैं यहाँ पे? 1-1 के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। ठीक है ना। इकाई का मतलब 1 का सिक्का, फुटकर 1 का सिक्का। इकाई का मतलब 1-1 का बंडल। दहाई का मतलब 10-10 का बंडल। और सैकड़ा का मतलब 100-100 का बंडल। और हज़ार का मतलब 1-1 हज़ार के बंडल। अब बंडल्स आपको कक्षा 1-2 की वर्कबुक में आप किए होंगे। तो 1 का बंडल, 10 का बंडल, 100 का बंडल, 1000 का बंडल आपको याद आ रहा होगा। तो 1 का सिक्का या 10 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट। तो इस तरह आप 1000 के 5 नोट हैं, 5 लिखा। 100 के कितने नोट हैं? 5 हैं। तो 100 के नीचे 5 लिखा। 55, 50, 5, 55। तो 10-10 का कितना नोट हुआ? 50 में आपके पास 50 रुपया है। और 10-10 के कितने नोट आएंगे? उसमें 5 नोट आएंगे भाई, तभी ना। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। तो 10-10 के कितने नोट आए बाबू? 5 नोट आ गए। तो आपने 5 लिख दिया। इकाई में आप 5, 5, 5 मतलब 1-1 के कितने सिक्के हैं? यहाँ पे 5 सिक्के हैं, इसलिए आपने कितना लिखा? 5 लिखा है, इसलिए आपने 5 लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यह वाला चीज़ जो आपने लिख दिया कि 5555। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरह आप ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आप ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपको लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं, और क्योंकि आपके पास टाइम है, वीडियो को रोकिएगा, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगले दूसरा प्रश्न है बाबू, सभी अंकों 9704 का प्रयोग कर 9704 सभी अंकों 9704 का प्रयोग करके इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, कितने अंक हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 अंक हैं। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सोचिए, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहला काम है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी जो नंबर है पहले उसी को लिखिए। जो सबसे बड़ा नंबर है तो पहले 9 लिखिए, फिर जो उससे छोटा है 7 को लिखिए, फिर जो उससे छोटा है 4 को लिखिए, फिर जो सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसी तरह सबसे छोटा वाला जब लिखना होगा कि सबसे छोटी संख्या जब लिखनी होगी, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या किया जाए बताइए? क्या हम 0 से शुरू कर दें, फिर 4 को लिखें, फिर 7 को लिखें और फिर 9 को लिखें? ये सही है?
नहीं, ये सही नहीं है बाबू। क्यों? क्यों सही नहीं है ये तो सही है, लेकिन यह क्यों नहीं सही है? क्यों? क्योंकि इससे 0 जब इधर रख देंगे तो ये कितने अंक का हो गया? 3 अंक का हो गया। कितने अंक का हो गया बाबू? ये 3 अंक का हो गया। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो ये हो गया 3 अंकों का। कितने अंकों का हो गया? 3 अंकों की संख्या हो गई। 3 अंकों की संख्या हो गई। अब ये 4 अंकों की संख्या नहीं रह गई है। आप यहाँ पे यही गलती करते हैं कि 0 का पहले कर देते हैं और फिर घटाकर आंसर करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो सवाल पक्का गलत होगा। और यह प्रश्न भी बहुत आसान है, बच्चे जानते हैं। कक्षा 4 और 5 के बच्चे ही बड़े आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, यदि वो ठीक ठाक ढंग से पढ़ते होंगे गणित। तो ये गलत हो गया। तो फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्योंकि 4 अंक हैं, सबका प्रयोग करना है और 4 अंकों का ही संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जो अगला डिजिट है, जो सबसे छोटा दूसरा डिजिट अर्थात 4, फिर लिखेंगे 0 को डाल दीजिए और बाकी फिर वैसे जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो ये सही हुआ, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की होगी क्या होगी? 4079 ये हुई। अब इनका हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 9740, कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 4079। जब ये हमें इसमें से घटाना है, ठीक है ना, घटाना है बाबू, हमें इसका अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर जब निकालने का अर्थ होता है घटाना। तो इसको घटा दीजिए। 0 में से 9 गया, आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? यदि नहीं आता है घटाना तो भी देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पे 3 बचा होगा और 3 इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे भी लेगा, हासिल लेगा। तो क्या हो जाएगा? 13 में से 7 गया, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 6। तो 6 में से 0 गया, 6। और यहाँ पर जस का तस ही रहेगा। 9 में से 4 गया, 5। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5661। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन में मिलेगा 5661, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 रही। आप इसे समझ सकते हैं। 4 अंकों की प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखिए, फिर सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसका अंतर ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास किताब नहीं है तो सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उसका अंतर निकाल लिया गया। तो ये सवालें इस तरह से लगाई जाती हैं। देखिए कितने आसान सवाल हैं। 2 सवालें हमने किए, बहुत आसान रही है। आपको लिखना होगा तो वीडियो को फास्ट रोक लीजिएगा, रोक कर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको एडिट मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसको बैक करके रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर हम चलेंगे। और अगले सवाल में क्या है? अगले सवाल में देखिए एक खास कंसेप्ट मिलेगा आपको, जो हम बताएंगे कि अगला सवाल में क्या कंसेप्ट है। अगला सवाल है 2 संख्याओं का योगफल। देखिए तीसरा सवाल क्या है? इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योगफल 8 है। क्या है? 8 है। और इनका गुणनफल 15 है। और इनका गुणनफल 15 है। और इनका गुणनफल 15 है। तो क्या ज्ञात करना है? तो बोल रहा है कि तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस हैं। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? पहले व्युत्क्रम क्या होते हैं बाबू, पहले ये तो जानिए। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, ठीक है। 2 संख्याओं, यदि सपोज कीजिए कोई 2 संख्या क्या है, यदि 5 है, मान लीजिए कि पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या क्या है? 4 है। सपोज हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं नहीं, आपको एक समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा अर्थात व्युत्क्रम, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग यहाँ पे क्या करेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपको निकालना है इसका योग, जो सवाल में पूछा है, इनके व्युत्क्रमों का योग अर्थात 1/5 धन 1/4।
इस टाइप का निकालना है आपको कि इनके व्युत्क्रमों का योग निकालिए, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला को लिखेंगे और लिखकर सवाल बस सिर्फ एक लाइन में विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए आप फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। यदि इस कंडीशन में आपसे पूछे कि बाबू व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो लिखो दो संख्याओं का, आप सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सूत्र लिख लीजिए जिससे आपको आसानी रहेगी परीक्षा में। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग के व्युत्क्रमों का योग दोनों संख्याओं का योगफल बटे के गुणनफल, दोनों संख्याओं का योगफल, योगफल और नीचे उनका गुणनफल। देखिए कितना आसान है। अब दोनों संख्याओं का, अब इस पर आप रख देंगे तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 8 है और उनका गुणनफल क्या है बाबू 15 है। बस यही आंसर हो गया। देखिए यदि आपको यह फार्मूला याद रहता है तो क्या करेंगे, बस 1 मिनट में यदि आपको यह फार्मूला याद है तो आप 1 सेकेंड में फटाक से तुरंत आंसर टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर इतना है, फटाक से टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए ये फार्मूला कहाँ से आया है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये फार्मूला देखिए ऐसे आया है। मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो a है और दूसरी संख्या क्या है b है। अब ये देखिए थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, ये 6th स्टैंडर्ड का लेवल हो जाएगा बाबू। कक्षा 6 जब छठी में आप जाएंगे तो वहाँ पे अलजेब्रा सीखने को मिलता है, तो वहाँ से ये नियम आराम से सीख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम जो अभी आपको बताए थे संख्या रखकर 1/a हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा बाबू कितना 1/b हो जाएगा। जब आप 1/k, अब देखिए ये थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें वही हैं, आप देख सकते हैं। इसको देखिए 1/a प्लस 1/b जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, ठीक है, इनका गुणनफल। और ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस a आया ना। तो ये दो संख्याओं का योगफल बटे के दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ये चीज़ें a और b में जोड़ने पर क्या आता है a प्लस b आता है, a और b में गुणा करने पर a इंटू b होता है, a और b में से घटाने पर a माइनस b होता है। ये आप कक्षा 6 में सीखेंगे। तो हम उस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी आप कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं, तो उसी लेवल के अनुसार आप सीखिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यदि आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। अगली कक्षा में जब हम बेसिक क्लासेस, डिट्टो बेसिक क्लासेस लेंगे, जब वहाँ पे सिर्फ और बेसिक्स पे बात होगी, तो एक्स्ट्रा क्लासेस में ये आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी मैं बताता चलूँगा। फिर भी एक बार डिस्कस करूँगा, आप चीज़ें देख लीजिए, समझ में आया ठीक है, नहीं आया तब भी इसको ज़्यादा समझने की, जोर देने की दिमाग पर ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल आसान है। चीज़ें समझ में आई होंगी तो हम अगले सवालों पर चलें, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, हम आगे के सवालों पर ले चलते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक। आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा क्योंकि आपके पास सुविधा है वीडियो रोकने का। तो वीडियो जब आप रोक लेंगे तो वीडियो रोक कर आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास वीडियो तो हमेशा मिल रहेगा यूट्यूब पर। जब मर्जी तब आप इसे रोकिए, रोक कर लिखिए, लिख कर उसको फिर से समझिए, फिर बैक कर लीजिए, बैक कर समझिए आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 हाँ 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5 है। देखिए 2 के घाते 2, 3 के घाते 3, 5 के घाते 5, ठीक है। और फिर दिया है नीचे एक ये हो गया, फिर दिया है 2 के घाते 3, 3 के घाते 2 इंटू 5 के घाते 2, 5 के घाते 2 इंटू 7, और फिर है 2 के घाते 4,
गुणे 3 के घाते 4 गुणे 5 गुणे 7 के घाते 2, 5 गुणे 7 के घाते 2 इंटू गुणे 13। क्लासेस थोड़ा बाइलिंगुअल होंगे, मतलब दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा, थोड़ा इंग्लिश में भी मिल जाएगा, इंग्लिश और थोड़ी हिंदी ज़्यादातर हम हिंदी को लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रूरल गांव क्षेत्र के, देहाती क्षेत्र के आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी हिंदी में ही देंगे। इंग्लिश में बहुत कम शब्द यूज करेंगे, थोड़ा मोड़ा यूज करेंगे, उतना आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते हैं, थोड़ी मोड़ी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर इंटू 13। अब इसका आपको निकालना है क्या, महत्तम समाप वर्तक निकालना है। ठीक है ना, महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, तो महत्तम अर्थात इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में मौसा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इंग्लिश में थोड़ा समझना आसान भी है, हम आपको समझा देते हैं। कॉमन, ठीक है ना, कॉमन बोला है, फैक्टर वो भी कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, जो वहीं पे लिखा है कॉमन। कॉमन का मतलब समझ लेते हैं। कॉमन का मतलब जैसे कि मेरे और आपके बीच में, जैसे आप दो दोस्त होंगे, तो उन दोनों, आप दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, मतलब जो चीज़ आप में है वही चीज़ सामने वाले में हो, तो क्या कही जाएगी, ये नेचर आप दोनों में कॉमन होगा। जैसे आपके पिता के बीच में कोई चीज़ें कॉमन होंगी, ठीक है, उनका कुछ स्वभाव होगा, वो स्वभाव से मिलता जुलता होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नेचर हो जाएगा आप लोगों का। आप दोनों लोगों का कॉमन स्वभाव हो जाएगा। मित्रों के बीच, आपके भाई बहन के बीच कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है, तो वही हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन है। अब देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है, इनमें कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है। ठीक, अब देखिए 2 यहाँ पर कितनी बार है बाबू, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार। और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो आपको देखना कि 2 4 बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया, यहाँ पे 2 बार आ गया, तो सबसे कम कितनी बार, 2 बार है। सबसे कम कितनी बार है, 2 बार है। तो जो सबसे कम है उसी को लेंगे। क्यों, क्योंकि बाबू अगर 2 बार है तो 3 है तो इसमें भी 2 बार आ जाएगा, 4 बार है यहाँ तो 2 बार यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन यदि आप 4 बार यहाँ पर लिख लेंगे तो 4 बार यहाँ पे है नहीं ना, है 2, यहाँ पर 2 ही बार है, यहाँ पर 3 ही बार है। तो इसलिए सबसे कम लेते हैं, क्योंकि वह चीज़ कॉमन मिलेगी। यहाँ पर भी 3 बार है तो 2 बार ले सकते हैं, यहाँ पर 4 बार है तो भी 2 बार ले सकते हैं। तो सबसे कम वाली चीज़ को उठाकर रखते हैं मौसम में। फिर देखिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी है। तो देखिए 3 सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे 3 बार है, वहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 4 बार है, तो सबसे कम यहीं पर है। तो इसे हम पिक करेंगे, 3 के घाते 2 इंटू 5 यहाँ पर और यहाँ पर भी है। तो देखिए सबसे कम 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। कितनी बार, 1 बार, तो सिर्फ 1 बार इंटू 7। देखिए यहाँ पर है नहीं है, 7 नहीं है तो 7 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन है ही नहीं। जब एक जगह है नहीं तो 13 भी नहीं है, न यहाँ है न यहाँ, तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमारा मौसा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये रहा आपका मौसा, यही आपका आंसर हो गया। आंसर चूँकि इसी तरह दिया है तो हम इसी पर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए 2 दूनी, जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और फिर 5 गुणा कर लीजिए, 4 5 20, 20 9 180। ठीक है, आंसर हो गया आपका ये भी आंसर। चाहे आंसर इस तरह दिया है तो यह रहेगा आंसर, आंसर इस तरह दिया है तो यह आंसर रहेगा। तो ये रहा आपका आंसर। आपको उम्मीद करते हैं कि क्लासेस समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन चीज़ें चुननी है। यदि कोई कन्फ्यूजन तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे कॉमन चीज़ चुननी है। क्या चुननी है, कॉमन। मौसम में सबसे कॉमन चीज़ चुना जाता है बाबू। तो सबसे कॉमन देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सब में है तो 2 लिया जाएगा। लेकिन कितनी बार लिया जाएगा, तो यहाँ पे देखो सबसे कम बार कहाँ पे है, तो ये जो सबसे कम है यहाँ पे ले लेंगे। फिर 3 देखिए हर जगह है तो 3 भी लिया जाएगा, लेकिन कितनी बार लिया जाएगा, तो सबसे कम कहाँ पर है, कितना कम है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 बार है। सबसे कम यही है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो 2 बार आप हर जगह से उठा सकते हैं, इसलिए ये लिया जाता है। तो 3 का 2 बार ले लिया गया। 5 यहाँ तीनों जगह पे है, सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है, क्योंकि इसके घात कुछ नहीं है। इसका मतलब कितनी बार है, ये 1 बार हुआ, तो 1 बार हुआ तो हम 1 बार ही लेंगे। आगे 7 इन दोनों पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। 13 सिर्फ इसी में है,
यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे। तो ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका। इसे कहते हैं जो प्राइम नंबर्स मेथड बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड कहा जाता है इसे। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा ही चूँकि पूछा था, तो उसी के द्वारा हम डायरेक्टली निकाल दिए हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कठिन चीज़ें नहीं है। इसका ठीक उल्टा होता है LCM में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे कम बार ले रहे हैं वहाँ पे सबसे मैक्सिमम बार ले लेंगे, मतलब सबसे मैक्सिमम बार उठाएंगे, और जो बस एक बार भी होगा तो भी उसको ले लेंगे। तो LCM में करते हैं। चलिए आगे सवालों में जब मिलेगा LCM तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5वीं सवाल पर। तब तो इसको हम इरेज करते हैं बाबू, मिटा देते हैं। 5वें सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए 5वां सवाल देखिए क्या है। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है। तो योगफल आपका 15 है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, 3 क्रमागत में ही सारा कंसेप्ट छुपा है बाबू। जब हम यहाँ पे सॉल्व करना चालू करेंगे तो सारा कंसेप्ट क्रमागत से ही शुरू करेंगे। पहले तो 3 नंबर हैं, 1, 2 और 3 नंबर हो गए। ठीक, यहाँ पर कोई नंबर होगा, यदि हम इन नंबरों को जोड़ देते हैं, सपोज करिए इस डब्बे में 1 नंबर होगा, ठीक, और दूसरे डब्बे में भी आएगा 1 नंबर, तीसरे डब्बे में भी 1 नंबर आएगा, और तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। खास बात क्या है कि तीनों नंबर क्या हैं, क्रमागत हैं, क्रम से आते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं क्रम से आने वाली नंबर्स, जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ, 4, 3, 7, 5, 12 नहीं आया। ऐसा ट्राई नहीं मारना है एग्जाम में, ठीक है, कि 4, 3, 7, 5, 12। इसी तरह आप सेट करते जाइए कि 4, 5 और 6, 4, 5, 9, 6, 15, और ये तो सेट हो गया। हो सकता है सेट हो जाए, लेकिन हर सवाल आपकी सेट नहीं होगी, तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इस तरह करते हैं, तो ऐसे न कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे योगफल 15 दिया भी दे देगा, 225 है, तब क्या कर लेंगे, तब तो आप सेट नहीं कर पाएंगे बाबू। तो ऐसा गलती नहीं करना है। बताते हैं कैसे करते हैं, बहुत आसान चीज़ है, देखिए। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि क्रमागत हैं। ठीक है, क्या हैं, क्रमागत नंबर्स हैं। तो क्रमागत हैं तो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर है उससे एक ये ज़्यादा है कि नहीं है, एक ज़्यादा है ना, उससे ये भी क्या है, एक ज़्यादा है। देख रहे हैं ना, एक ज़्यादा आ जा रहा है। क्रमागत होने का मतलब क्या है, एक ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी, ठीक, वही संख्या यहाँ पर होगी, बस एक ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और इस वाली संख्या से, अगर इस वाली संख्या से बात करें तो ये कितनी हो जा रही है, +2 हो जा रही है कि नहीं हो रही है। जैसे 3 से देखिए, एक ज़्यादा हो रही है दूसरी से, और पहली से ये कितना ज़्यादा हो रही है, 2 ज़्यादा हो रही है। तो पहली संख्या ही मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो ये वाली संख्या, जो ये वाली संख्या है वही यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी हो जा रही है, +2 हो जाएगा। होगा ना, समझ में आया ये बात। जैसे कि बाबू 3 से 4 हुआ तो एक ज़्यादा है, 4 से 5 हुआ तो एक ज़्यादा है, 3 से 4 एक ज़्यादा है। यदि 3 + 1 लिख सकते हैं, और 5 की जगह क्या लिखेंगे, 3 + 2 लिखेंगे, तभी ना आएगा। जैसे 4 है, 5 है और 6 है, तो ये 5 इससे एक ज़्यादा, लेकिन 6 4 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यदि ये नंबर यहाँ पर, ये डब्बा ही मान लो नंबर है, तो डब्बा +1 यहाँ पे हो जाएगा, डब्बा +2 यहाँ पे हो जाएगा। हम आपको X, Y, Z करके इसलिए नहीं बता रहे हैं कि क्योंकि ये अलजेब्रा बीजगणितीय मेथड हो जाएगा जो कक्षा 6 में है। ठीक है, अभी आप समझिए, नहीं हो तो आप इसको आलू कर लीजिए, ये आलू +1 + आलू +2। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। तो इस डब्बे और इस डब्बे एक ही समझ लीजिए, कितने डब्बे हो गए, 1, 2, 3 डब्बा। कितना डब्बा हो गया, 3 डब्बा हो गया, प्लस अब जोड़िए 1 और 2, भाई डब्बा डब्बा में जुड़ेगा और नंबर्स में जुड़ेंगे, डब्बा डब्बा में जुड़ेगा, नंबर्स में जुड़ेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा बराबर 15। ठीक है, बराबर 15। अब देखिए 6 में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 डब्बा, अब इस तरफ प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बाबू, +3 है इस तरफ, तो उस तरफ जाएगा तब माइनस हो जाएगा। कोई भी, ये पक्षांतर का नियम होता है। क्या, किसका नियम है ये, पक्षांतर का नियम होता है, ये ट्रांसफर रूल होता है। जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस है, माइनस में है तो उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा। मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई भी चीज़ जाती है तो क्या हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा। गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये पक्षांतर का नियम होता है। इसका उल्टा भी चलेगा, माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस, भाग से गुणा, गुणा से भाग, तो चारों आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे तो ये क्या हो जाएगा, 3 डब्बा बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, घट जाएगा, 15 में से 3 घटाओगे तो 12 ही आएगा। और फिर डब्बा, अब डब्बा में देखो 3 का गुणा है बाबू, 3 डब्बा 12 के बराबर है, तो 1 डब्बा किसके बराबर हो जाएगा, आप इस बता दो। 3 डब्बा 12 के बराबर है तो 1 डब्बा किसके बराबर हो जाएगा, भाग दे दोगे, 12/3, 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डब्बा क्या आ गया, 4 आ गया, आया कि नहीं आया, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 4 होगा। बीच वाली संख्या का वर्ग पूछा है, तो बीच वाली संख्या क्या है, ये रही बीच वाली संख्या ना, डब्बा +1, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 + 1 5, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। डब्बा की जगह पर 4 आया है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी। अब हम थोड़ा ऊपर से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, ऊपर से इरेज कर देते हैं, सवाल को भी इरेज करते हैं, क्योंकि बीच वाली संख्या को पूछा। अब देखिए बीच वाली संख्या क्या है बाबू, यही रही बीच वाली संख्या जो आई है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या जो आई है वो क्या है, डब्बा +1, और डब्बा की जगह पर क्या है, 4 आया है, तो 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। और बीच वाली संख्या का जब वर्ग करेंगे, ठीक है ना, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग आपको याद होगा 25 होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर इतना भी नहीं पता है तो देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कि कोई भी संख्या a है, यदि हम उसका वर्ग करेंगे तो उसका मतलब a × a होता है। तो 5 का वर्ग जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है 5 × 5, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वर्ग का मतलब ये होता है कि a का वर्ग जब हम करेंगे तो a × a हो जाएगा, तो उसी तरह 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह पूरा क्लासेस समझ में आया होगा। यदि नहीं कहीं दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम उसको फिर से बताएंगे आपको। नहीं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। कहीं दिक्कत हुआ हो तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए। यदि मैं फास्ट स्पीड हो जा रही है, यदि आपके नज़रिए से, आप बच्चे हैं तो उस नज़रिए से यदि थोड़ी सी फास्ट हो तो आप उसको थोड़ा स्लो करके आराम से देख सकते हैं वीडियो को। आपके पास वीडियो है, आप आगे पीछे करके देखिए और समझिए। मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो में आगे के सवालों के साथ, क्योंकि ये 5 सवाल हुए हैं, अभी आपके पास 20 सवाल हैं तो वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर में। तो अगले वीडियो में हम फिर 5 प्रश्न करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।